Okay, hi everyone. So now we'll continue with our session. Okay, so basically in this particular session we have solved. Okay, in the previous session we have solved question number 1 to 3 right from here. Okay, so अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग अभी फोर्थ सेशन मतलब फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट ये आपके थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बेसिक्स भी इससे बहुत ही अच्छे डेवलप होंगे. ओके, तो ये हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे. ओके, सो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे. व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁷ एंड 3 × 10⁻⁷. ओके, प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर. ओके, तो ये आपको ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ओके तो आपके पास वो बोल रहे हैं कि दो व्हाट इज द फोर्स, आपको फोर्स पूछा है. सो ऑब्वियसली फोर्स ओके बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स. देखो दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स के बीच में आपको फोर्स पूछा है ना, इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको एफ पूछ रहे हो. ओके, गेटिंग दिस पॉइंट. तो ये आपको फोर्स पूछ रहे हैं. तो आपके पास दो इंडिविजुअल स्मॉल स्फीयर्स है, एक का चार्ज है q = 2 × 10⁻⁷ 2 × 10⁻⁷ कूलम और दूसरे का है 3 × 10⁻⁷. ओके, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है ना वो है आपका 30 सेंटीमीटर. मतलब बेसिकली आपको r दिया हुआ है. ओके, सो आपको r दिया और आपको पूछ रहे हैं कि वो लोग कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेस. तो ये तो बहुत ही है ना आसान है ना. ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला यूज तो करना है. ओके, और उसने ये भी मेंशन किया है कि प्लेस्ड अपार्ट इन एयर, मतलब वही सेइंग और इन दोनों चार्जेस के बीच में आपका फोर्स क्या होगा. ओके, तो इसमें आप क्या करोगे, डायरेक्टली तो फोर्स का फॉर्मूला यूज करोगे 1/4πε0 q1 q2/r². सो QA QB/r². ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया डायरेक्टली 9 × 10⁹, क्योंकि 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है. ओके, आई हैव आल्सो शोन इक्वल. ओके, QA मतलब फर्स्ट चार्ज 2 × 10⁻⁷, QB हो गया आपका सेकंड चार्ज 3 × 10⁻⁷. अभी हमें मॉडुलस है, इसका मतलब है डायरेक्टली माइनस का ये प्लस होगा, इसको प्लस मत बना देना. ओके, ये गलती मत कर देना, इसलिए स्पेशली मैंने फिर से मॉडुलस कर दिया ताकि आपको समझ में आ सके. और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है 30 × 10⁻² का स्क्वायर. ओके, तो इसमें अभी देखो अगर यहाँ पे -2 होता तो वो +2 बना सकते थे, लेकिन ये 10⁻² मत बना देना क्योंकि वो डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन का लिखने का फॉर्मूला का तरीका है. ओके, तो अभी ये आपको बनेगा 2 × 3 × 10⁻⁷ और ये आपका बनेगा एक, इसमें से हम लोग 0 निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी ओके चलो निकाल दो. ओके, 30 मतलब इसका 30 मतलब 3 × 10 ना. ओके, × 10⁻², तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 3 × 10⁻1 का स्क्वायर. तो ये बनेगा आपका 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर. तो अब ये आपका ऐसा बनेगा ना 3 × 6 9 - 14. सो ये 3 स्क्वायर बन गया. देखो 3 स्क्वायर 2 × 2 बन गया, तो इसका आंसर आएगा 9 9 कैंसिल 6 × 10⁻⁵ और ये +2 ये नीचे है ना वो +2 बनेगा ऊपर जाके. ओके, ये 9 - हमेशा लेफ्ट साइड की साइन होती है. डोंट दिस सिली मिस्टेक समटाइम पीपल मेक. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग एवरीथिंग लाइक सर इतना भी डिटेल मत दे दो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, बच्चे के थोड़े बेसिक्स बहुत वीक होते रहते हैं. ओके फाइन सर. ओके, तो अभी हम लोग का ये आपका रिपल्शन हो गया ना इन दोनों के बीच में. तो इसका डायरेक्शन हम लोग देखो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी राइट. सो इन दिस केस ऑल्सो मेक श्योर दैट यू ऑल्सो टेल अबाउट द रिपल्शन. ओके, हियर बोथ चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. चार्जेस रिपेल्स ईच अदर. ओके, रिपेल्स ईच अदर मतलब इनडायरेक्टली आपने डायरेक्शन बोला. ओके, और इनडायरेक्टली आपने डायरेक्शन बताया. ओके, सो दैट इज आंसर टू दैट क्वेश्चन नंबर 4. बहुत ही आसान है. अभी इस केस में आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ. ओके, तो कभी कभी आपके ऐसे मन में होता है कि सर ये आपका 2 × 10⁻⁷ है ना, तो इसमें आपने वो q = n नहीं लिया ना. देखो ये भाई डायरेक्टली q का वैल्यू ही दिया हुआ है. देखो आप समझने की कोशिश करो, कभी कभी q = n का वैल्यू हमको सेपरेटली देते हैं, मतलब आपको नंबर ऑफ चार्जेस देते हैं. ये नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं ना, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आपको देंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए और उससे चार्ज निकालना चाहिए. और कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग डायरेक्टली मैक्रोस्कोपिक के ऊपर बात करते हैं, ये तो माइक्रोस्कोपिक के ऊपर बातें हो गई ना, छोटी छोटी बातें. 3 चार्जेस 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 लेना चाहिए और माइनस से लेना चाहिए. ओके, नहीं तो 4 प्रोटॉन तो 4 यहाँ पे लेना चाहिए और ई लेना चाहिए, मतलब 4 हो गया 4 प्रोटॉन का मतलब 4 ई. तो ये तो छोटी छोटी बातें, बहुत माइक्रोस्कोपिक के ऊपर आप देखते हो तो छोटी बातें बोलते हैं, लेकिन मेजर मैक्रोस्कोपिक के ऊपर आप जब आप बताते हो ना तो एक्चुअली ये छोटी छोटी बातें मतलब लेके नहीं बैठते. मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका चार्ज है 2 × 10⁻⁷ राइट, तो ये बहुत ही बड़ा चार्ज हो गया. तो इसमें आप देखो इसमें चार्जेस कितने होंगे बोलो, अगर आपने इसमें देखा, क्योंकि ई का वैल्यू तो ये होता है ना, तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत के मन में कन्फ्यूजन होता है कि सर आपने वो एनी का फॉर्मूला क्यों नहीं लिया और वो कब लेते हैं. तो जब भी आपको
जब भी आपको 0.8 8 to 10 सो 5/4 1.25 ओके सो ये 1.25 10^12 तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो ये इतना बड़ा वैल्यू है राइट, इतना बड़ा वैल्यू है। तो आपको कभी कभी वो क्या करते हैं, ये आपका सब कुछ इतना बड़ा वैल्यू होता है ना, तो ये सब कुछ आपको कैलकुलेशन करने के लिए नहीं लगाते, वो डायरेक्टली आपको बोलते हैं कि अच्छा भाई चलो इतना बड़ा एन डाल के फिर ई डाल के आपको फिर से क्यू ही तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तो इसलिए वो कभी कभी डायरेक्टली आपको क्यू ही देते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में इन लोगों ने डायरेक्टली आपको क्यू का वैल्यू दिया, मतलब उसमें इतने सारे चार्जेस ट्रांसफर हो चुके होंगे। तो अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, ओके। सो कभी कभी बच्चों को ये हमेशा दिमाग में प्रॉब्लम होता है, मीन्स दिमाग में ये वो लोग सोचते हैं कि सर क्यू इक्वल टू एन ही क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपको नंबर ऑफ चार्जेस कितने ट्रांसफर है वो दिए नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली चार्ज है, मतलब डायरेक्टली उन लोगों ने अपने खुद अपने आप कैलकुलेशन करके ही डायरेक्टली क्यू का वैल्यू दिया। ओके डन, ओके सो प्लीज अंडरस्टैंड इट, ओके। सो डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट क्यू इज इक्वल टू एन, ओके। अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देते तो फिर आपको चार्ज फाइंड करने को सेपरेट करना पड़ता है, तो आप वो फॉर्मूला यूज करो, ओके। ओके फाइन, एनीवेज दैट इज द आंसर टू दैट क्वेश्चन, ओके। आई जस्ट ब्रिंग माय डस्टर, ओके। तो अभी वो हो गया क्वेश्चन नंबर 4, राइट, ओके। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 5, ओके। सो रीड द क्वेश्चन नंबर 5, ओके। इसी छोटी छोटी बातें मैं पर्पसली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अभी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग हो जाए और आप बाकी यू नो एनी क्वेश्चन यू शुड बी एबल टू सॉल्व, ओके। चलो तो अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर जाएंगे, ओके। सो नेक्स्ट कंसेप्ट आपका ये है कि ओके अपना नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम लोग जाएंगे। और सो क्वेश्चन 5 क्या बोल रहे हैं वो देखते हैं, ओके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम, ओके। एक स्मॉल स्फीयर है, छोटा सा आपका गोल स्फीयर है, ओके, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी हम लोग इस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक उन लोगों ने लिखा ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लिखते थे। देखो हम लोग ये बात करते हैं ना, हम लोग दिस नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, बिकॉज हम लोग का ये जो फोर्स है ना, अभी आप बोलो कि ये दो चार्जेस है तो उनके बीच में डिस्टेंस आर है ना, तो आपने वो फिक्स लिया ना, मतलब चार्जेस भी फिक्स होने चाहिए ना, तभी हम लोग ऐसे फोर्स बोल सकते हैं ना, इसके दोनों के बीच में इतना फोर्स हो गया, इसलिए हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, ओके, बहुत आसान है। तो अगर आपने दो चार्जेस ऐसे रेस्ट के ऊपर रखे तो आपके ऊपर फोर्स कितना आएगा, उसका मतलब ऐसे होता है, ओके। तो वो हम लोग अभी आपके मन में ये होगा कि सर अगर वो चार्जेस मूव होते थे तो फिर ऑलरेडी वो चार्जेस अगर मूव होते थे, नहीं तो फिर चार्जेस है वो उनका अगर चार्ज कम कम हो रहा है और वो पास पास आ रहे हैं, नहीं तो दूर दूर जा रहे हैं, तो फिर हाँ, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम भी आएगा ना, मतलब वेलोसिटी भी आपकी होगी, कितने दूर जा रहे हैं, कितने स्पीड से जा रहे हैं, तो वो वाले कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, बट दैट थिंग आई टीच यू इन लिटिल बिट हायर लेवल, दैट इज इन योर नीट एंड ऑल, ओके। और ऐसे नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है, ओके। सो आई विल शो यू, डोंट वरी, ओके, रिलैक्स, ओके। सो राइट नाउ आई विल कम टू दिस पार्ट, द फोर्स, पहले आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करो फिर बाद में हाई लेवल, ओके, ओके। द फोर्स ऑन स्मॉलर स्फीयर, ओके, ये जो फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ 0.4 कूलम, सो इसमें ऐसे बहुत सारे चार्जेस होंगे, डायरेक्टली चार्ज का ही वैल्यू दिया है, सो एन नहीं दिया है, देखो कूलम है यूनिट्स, तो इसका मतलब कूलम जब यूनिट होता है तो इसका मतलब चार्ज का वैल्यू दिया है, समझ लेना, ओके। सो चार्ज का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रोकूलम, म्यू दिया है मतलब माइक्रोकूलम, ओके। ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर, ओके, ओके, नेगेटिव चार्ज है, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज क्यू भी है -0.8 माइक्रोकूलम, ओके, इन एयर इज 0.2, ओके। सो इसका मतलब आपको समझ में आया, वो ये बोल रहे हैं, देखो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो फोर्स है ना ऑन स्मॉल स्फीयर, इस स्मॉल स्फीयर के ऊपर जो फोर्स है ना ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम के ऊपर, ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2, मतलब वो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स, ये जो स्फीयर डाल रहा है ना, ये अभी कौन सा फोर्स डालेगा, अट्रैक्शन या रिपल्जन, ऑब्वियसली अट्रैक्शन तो डालेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव है, राइट। तो ये यहाँ पे फोर्स जो लगा रहा है ना, ये फोर्स ये बोल रहा है 0.2 न्यूटन है, ये आपको ऐसे बोल रहा है, ओके। तो आपको वो बोल रहा है कि देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो आर का डिस्टेंस होता है ना, मतलब जो हमेशा सेंटर ऑफ स्फीयर से लिया जाता है, दोनों के सेंटर ऑफ स्फीयर से, तो वो आपका आर डिस्टेंस कितना होगा, ये आपको ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब ये है, ओके। तो बहुत ही आसान है, फोर्स दिया हुआ है, चार्ज भी दिए हुए हैं, डायरेक्टली कूलम्स लॉ यूज करो, ओके, हो गया। सो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला होगा 1/4πε0, ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ओके। QA/QB/r², सो फोर्स आपको जो है 0.2 न्यूटन, ओके। सो आप बोल गए सर ये है 9×10⁹, QA का वैल्यू है 0.4 माइक्रो, तो कन्वर्ट करना मत भूल जाना, ओके। ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं बच्चे लोग, ओके, वो कन्वर्ट ही नहीं करना चाहते और कभी कभी भूलते भी हैं, ओके। और इसका वैल्यू, अब ये तो माइनस है ना, तो इसको -0.8 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 को मॉड्यूलस में डाल दो, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो चार्ज का मॉड्यूलस पॉजिटिव ही होगा ना, ओके। और आर का डिस्टेंस आपको पूछा है,
तो आर स्क्वायर। ओके, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 1 जा तो एक डेसिमल, तो वैसे एक डेसिमल, 2 2 जा 4, ये हो गया कैंसल। सो 9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁹ माइनस 6, ये हो गया 0.8 का मॉड्यूलस 0.8 बनेगा, और ये -6 वैसे ही -6 रहेगा, इसको मॉड्यूलस नहीं लगता है क्योंकि ये रेस टू है, मतलब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जैसे है 0.00008 ऐसे। ओके, तो उसको हम लोग 10⁻⁻6 लिखा है। ओके, इसका आंसर सर बोलोगे सर आपका क्या आएगा? चलो ये आर स्क्वायर इस साइड लेंगे। ओके, क्योंकि ये 1 हो गए, क्योंकि 2 2 जा 4। ओके, प्लीज डोंट मेक सिली मिस्टेक्स। ओके, तो अभी इसका क्या होगा? सो 8 2 जा 16, 9 इंटू 1.6 होगा, क्योंकि एक डेसिमल है इसलिए 16 का 1.6 होगा, 10⁻⁻3। तो आप इसका अभी रूट लेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको एक बात बता दूँ, देखो तो इसमें आप बोलोगे सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं मल्टीप्लाई? क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि रूट ऑफ 9 होता है 3 ना, और 16 का रूट 4 है, तो इसमें से एक डेसिमल निकालो, तो निकालेंगे तो डिवाइड होगा 10 से, तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 16। ये बहुत ही डायरेक्ट में कर सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आंसर आएगा। तो ये ऊपर जाने के बाद -4 होगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, -2 का स्क्वायर। बहुत बच्चों के बेसिक्स भी होते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ही सिंपल, जितना हो सके सिंपल दिखा रहा हूँ। ओके, -2 का स्क्वायर जिसका रूट होगा, देखो इसका रूट 9 हो गया, रूट 9 रूट 16। ओके, और ये हो गया रूट ऐसे, सो रूट स्क्वायर कर कैंसिल। सो इसका आंसर 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 10⁻²। सो आंसर आएगा 12 इंटू 10⁻², जिसका आंसर आएगा आपका 0.12 मीटर। ओके, डन। सो इन दोनों के बीच में होगा डिस्टेंस 0.12 मीटर। हमेशा आंसर मीटर्स में आता है। आप बोलोगे सर इतना भी रखा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, ओके, सो दैट इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। नाउ सेकंड बिट, बी बिट इज द आंसर का क्या होगा? बी बिट, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट? देखो मैंने आपको ये भी बोला था, न्यूटन्स एक्शन एंड रिएक्शन, वो लॉ यूज करके जितना फोर्स ये आपको आपके ऊपर डाल रहा है, उतना ही फोर्स आप इसके ऊपर भी डालोगे। यस और नो? सो हियर द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर will be same, समझे? due to first is same, due to first is same, that is 0.2 Newton. No, yes, 0.2 Newton, that is 0.2 Newton. Okay, done. जब भी आप सब्स्टिट्यूट कभी कभी करते हो तो वापस वैल्यू देख लेना, क्योंकि आपके आप पढ़ते पढ़ते शायद वैल्यू भी रॉन्ग लिख सकते हो। ओके, ओके फाइन, दैट इज द आंसर टू दिस पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर बी। अंडरस्टूड? ओके फाइन, सो आप बोलोगे यस सर, सो विल रिमूव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन शीट एंड नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट। ओके, ये थोड़ा टूटा मेरा। ओके, बट एनीवेज मैंने जो सिखाना चाहता था तो मैं सिखा दिया हूँ आपको। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, डन। ओके फाइन, सो आप बोलोगे यस सर। ओके, सो लेट्स गो टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ विल गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो हम लोग ये सॉल्व करेंगे। आई लव दिस पार्ट। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन रिवाइंड इफ यू वांट, इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6th वन। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 आपसे बोल रहा है कि, क्वेश्चन 6 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, क्वेश्चन 6 बोल रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस है, मतलब पॉइंट चार्जेस का तो मैंने आपको मीनिंग बोला ही है। जब आपका डिस्टेंस जो होता है, आप देखते हो जिस चीज़ को, उसके खुद के रेडियस के हिसाब से आपका डिस्टेंस वो है ना देखने का, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि अभी आप ये स्फीयर का रेडियस ले लो और आप यहाँ से देख लो, तो ये रेडियस बहुत छोटा है कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉइंट चार्ज। ओके, सो 4 पॉइंट चार्जेस है आपके, सो 4 ऐसे पॉइंट चार्जेस है बोल रहा है। ओके, सो QA का वैल्यू है, ओके डायरेक्टली चार्ज दिया है, ओके मतलब Q दिया है, QA का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। QB का वैल्यू नेगेटिव है, तो हम लोग रेड पेन से ड्रॉ करेंगे। ओके, QB का वैल्यू है नेगेटिव, सो विल ड्रॉ विद रेड पेन, -5 माइक्रोकूलम। QC का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम एंड इट इज लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर दिया है, मतलब वो स्क्वायर जैसा है। ओके फाइन, वेरी गुड। तो ये हो गया आपका QC। इसका वैल्यू कितना है? 2 माइक्रोकूलम। ओके, ये देखो 2 माइक्रोकूलम। और इसका D का, D थोड़ा नीचे लेंगे। ओके, मतलब एक स्क्वायर जैसा बनेंगे, राइट? स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर बनेंगे। और D का कितना वैल्यू था? D का QD का -5 माइक्रोकूलम। ओके, सो ये आपका नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव, और ये आपका हो गया स्क्वायर ABC और D। ओके, ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, इट्स अ स्क्वायर। तो आपके दिमाग में पहले ये आना चाहिए कि स्क्वायर मतलब सभी तो साइड्स इक्वल होंगे, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। ओके, क्योंकि स्क्वायर में तो सभी साइड्स इक्वल होते हैं ना। यस, अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम? 1 माइक्रोकूलम के ऊपर चार्ज क्या होगा? ओके, फोर्स। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम? तो यहाँ पे तो नहीं है, मतलब कहाँ पे तो होगा। व्हाट इज द फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर? ओके, सो सेंटर पे अगर आपने 1 माइक्रोकूलम रखा, तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे सेंटर है ना आपका। ओके, ये तो आपका सेंटर हो गया राइट।
तो यहाँ पे कहाँ पे सेंटर होगा, तो इस सेंटर पे अगर अपने 1 माइक्रोकूलम को रखा, ओके, तो हम लोग ओ बोलेंगे उसको, क्योंकि सेंटर पे, इसलिए सेंटर को हम लोग हमेशा ओ बोलते हैं ना। सो इस सेंटर के ऊपर अगर अपने ओ के ऊपर 1 माइक्रोकूलम रखा तो इसके ऊपर फोर्स क्या आएगा, इस हिसाब से पूछ रहा है। ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया है और बहुत ही इजी ट्रिक भी आपको दिया है कि आपको मैंने ये बोला है कि कभी भी आप जिसके ऊपर फोर्स फाइंड करते हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, कभी भी आप कोई भी चीज के ऊपर फोर्स फाइंड करते हो तो हमेशा उसको कल्प्रिट की तरह देखो। ये सुनो, तो जैसे मैंने बोला कि इस चार्ज को आप कल्प्रिट की तरह देखो, इसने कुछ तो गुना किया है, तो अभी अदालत में है, तो आप अभी इसके ऊपर कौन कौन स्टेटमेंट देगा, ये देगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा, मतलब चारों चार्ज, मतलब उसको छोड़ के बाकी जितने चार्जेस है ना वो सभी उसके ऊपर स्टेटमेंट देंगे। ओके, सो अभी आप देखो, तो ये क्या करेगा, इसको आपका रिपेल करेगा। ये बोला चल तू यहाँ से भाग जाओ। ओके, तो इसको पहले पूछा, ओके सर ये कैसे है, तो ये बोला बहुत ही गंदा इंसान है ये, क्योंकि वो रिपेल कर रहा है उसको। तो इसका आंसर आएगा क्यू अलोंग इस डायरेक्शन, मतलब ये फोर्स अलोंग ओ, फोर्स ऑन ओ। मैं आपको बोला जो अल्फाबेट यहाँ पे आता है वो पहले लिखने का, जिसके ऊपर फोर्स हो रहा है वो बिकॉज ऑफ ए। ओके, और ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसका डायरेक्शन ऐसे आएगा। ओके ओके, वैसे आपका फोर्स ऑन बी क्या होगा बोलो, तो ये तो आपका नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको अट्रैक्ट करेगा। ये सुनो, ये सुनो, so ये आपको नेगेटिव ये पॉजिटिव को अपना, मतलब ये बोलेगा चार्ज के नहीं वो बंदा बहुत अच्छा है क्योंकि वो लड़की जैसा है। हो गया ना, ओके राइट, लड़की हो गया। ओके, नाउ दिस केस, व्हाट अबाउट द सी केस, ये क्या करेगा ये इसको करेगा रिपेल। तो इसका मैं थोड़ा अल्फाबेट बताता हूँ, F1 O ड्यू टू B, देखो O के ऊपर B के तरफ देखो। ओके, आगे फिर इसका क्या होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा ये वाला। ओके, F1 O ड्यू टू D, और इसका ये क्या करेगा, ये इसको भी रिपेल करेगा। तो इसका आंसर ऐसे आएगा, देखो समझ में आ रहा है। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो F1 O ड्यू टू C। ओके, तो आप बोलोगे यस सर ये तो बहुत ही आसान है। ओके, एंड यस यू आर परफेक्टली करेक्ट। ओके ओके, सो अभी आपको नेट फोर्स के ऊपर फाइंड करना है। तो मैंने आपको बोला है नेट फोर्स जब भी आप फाइंड करते हो तो इन 4 केसेस में से कौन सी एक आएगी, आइदर आपके दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐसे देखो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका रिजल्टेंट जो बड़ा है उसकी तरफ जाएगा। ओके, देन थर्ड केस में आपको ये बोला कि दोनों के बीच में अगर कुछ एंगल है तो अगर वो इक्वल है वेक्टर से तो 2a cos थीटा, ऐसा मतलब हाफ एंगल होता है, याद है, क्योंकि आप रिजॉल्व कर सकते हो a cos थीटा और इसका परपेंडिकुलर a sin थीटा। और इस केस में ये तो जनरल केस है, किसी के वो भी वैलिड है। ओके, मतलब दो वेक्टर के बीच में एंगल कुछ अल्फा है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग सर इसका आंसर क्या होगा। ओके ओके, तो ये बहुत ही आसान है। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा बोलो। ओके, तो पहले एक काम करो, पहले ये इंडिविजुअल फोर्स का वैल्यू फाइंड करो, और कभी भी ये वाले जो आप क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कि कभी भी आप ये वाले जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो हमेशा देखना कि क्या ये एक दोनों के बीच में कुछ सिमिलरिटी नहीं तो कुछ रिलेशन भी है, तो ये देख लेना। अब आप लोग इस रिलेशन का मतलब क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ना, अगर मैंने F1OA फाइंड किया ना, FOA दैट इज फोर्स ऑन O ड्यू टू A चार्ज, ओके दिस वन, सो ये आपको बनेगा 1/4πε QA QO अपॉन R स्क्वायर, मतलब ROA का स्क्वायर, सॉरी मतलब ये इन बीच का। और सेकेंडली ये सबका R जो है ना डिस्टेंस, ये तो सेम ही होगा। आप लोग क्यों सेम, क्योंकि वो सेंटर पे है ना, तो ये डिस्टेंस सबका सेम ही होगा R, ऐसा लो। तो देखो कि क्या इन केस में कुछ तो रिलेशन आ रहा है, तो देखो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो। ओके, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ओके, अगर ये चार्ज इसको अगर रिपेल कर रहे हैं अलोंग OA डायरेक्शन, तो ये भी चार्ज इसको रिपेल कर रहे हैं अलोंग OC डायरेक्शन, तो ये दोनों के इक्वल और ऑपोजिट हो गए ना। तो आप बोलोगे सर इक्वल और ऑपोजिट ये आपको कैसे पता, देखो दोनों का डिस्टेंस सेंटर में है तो दोनों का ये डिस्टेंस R सेम हो गया डिनोमिनेटर का, और ये चार्ज भी दोनों का सेम ही हो गया ना। तो अगर आपके दोनों के चार्जेस देखो Q इसका हो गया ये Q और ये दूसरा Q, और इसका दूसरे केस में होगा Q और ये Q ना, तो दोनों के चार्जेस का भी वैल्यू सेम है और दोनों के डिस्टेंस का भी वैल्यू सेम, चार्जेस का भी वैल्यू सेम, डिस्टेंस का भी वैल्यू सेम, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो मतलब दोनों का फोर्स भी सेम ही आएगा ना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल करेंगे ना। तो अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, सी व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इसका वैल्यू आएगा कुछ 9 × 10⁻⁹, ये तो कांस्टेंट हो गया, इसका तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ओके, QA का क्या वैल्यू आएगा 2 × 10⁻⁻⁶, QO का 1 × 10⁻⁶,
और दोनों के बीच में डिस्टेंस r जो है उसका, तो ये आप बोलोगे सर ये अभी आप r आपने सभी सेम लिया। मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर का मीनिंग बताता हूँ और फिर आपको r लेके सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ कि r का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ओके, क्योंकि ये तो आप पाइथागोरस से भी फाइंड कर सकते हो। दो स्टूडेंट्स हु नोस देन वेरी गुड, दोस हु डोंट नो आई विल शो यू। लेकिन यहाँ पे देखो, ये देखो अगर आपने r को छोड़ ही दिया तो ये आपका f हो गया, तो f ऑफ OC क्या होगा देखो, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए मैं इन दोनों के ऊपर पहले फोकस कर रहा हूँ। तो एफ OC क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका आंसर अगर आपने देखा तो इसका भी QC QO मतलब QO QC अपॉन R² हो गया, राइट। तो अगर आपने इसका आंसर दिया तो ये भी वैसे ही आएगा ना, समझ में आ रहा है। 1 × 10⁻⁶ 2 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। तो ये देखो ये तो दोनों बिल्कुल इक्वल हो गया ना। तो अगर इसका आंसर कुछ f है, क्योंकि r भी इसका इक्वल है, इसका r है तो उतना ही तो इसका, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर पे, तो ये तो दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सो हियर योर फोर्स FOC एंड FOA, सो हियर FOC इज इक्वल टू FOA का मैग्नीट्यूड जो इक्वल है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। देखो ये जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो तो इक्वल है ना, ये सुनो। सो हियर FOC कैंसल्स FOA, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस आपका दोनों इक्वल है। देखो ये जिस यू नो विद द स्ट्रेंथ जो इसको रिपेल कर रहा है उतने ही स्ट्रेंथ से ये इसको रिपेल करे, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होंगे। कैन दिस पॉइंट। वैसे ये क्या करेगा अभी देखो, ये तो हमारे कैंसिल हो गया, आपको समझ में आया, ये तो अपोजिट डायरेक्शन है तो ये आपके कैंसिल इससे ये हुआ। ओके, व्हाट अबाउट इसके इन दोनों के केस में, इन दोनों के केस में भी अगर आपने ध्यान से देखा ना तो इस केस में भी आपके कैंसिल ही होंगे। आप बोलोगे सर कैसे कैंसिल होंगे, आप बताओ। देखो इस केस में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट हो गया, इसका आंसर है -5 माइक्रोकूलम, मतलब 5 × 10⁻⁶ मॉडुलस लेने के बाद माइनस का प्लस होगा, मतलब ये 5 ये 1 है तो ये इसको इस साइड पुल कर रहा है, 5 1 और ये r भी सेम है, इसका भी 5 1 और r भी सेम है, तो इस केस में भी आपका आंसर कैंसिल होगा, तो नेट फोर्स इसके ऊपर 0 आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो फिर भी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताऊँ यार FOB इक्वल टू, मतलब ये FOB ओके का मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओके QA मतलब इन शॉर्ट QB QO अपॉन R² ROB²। तो इसका आंसर ऐसे 9 × 10⁹ QB क्या होगा 5 का मॉड्यूलस, QO 1 का मॉड्यूलस अपॉन ROB²। सो ये बन गया आपका R²। तो ये अगर आपने देखा तो ये भी देखो इसका वैल्यू जो आएगा FOB वही तो आपका वैल्यू होगा FOD नो, कैसे नो, तो इनका दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वली आएगा ना। तो जितने फोर्स से ये इसको खींच रहा है उतने फोर्स से ये भी चार्ज इसको खींच रहा है ना, तो इन दोनों का भी वैल्यू कैंसिल हो गया इसे। समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर हियर नेट फोर्स ऑन चार्ज इज 0 अंडरस्टूड, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस होने के कारण कैंसिल हो गए, इक्वल और ऑपोजिट कैंसिल हो गए और नेट फोर्स 0 हो गया। ओके, तो अभी दो स्टूडेंट्स हु डोंट नो हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस r, आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस r। सी इट्स अ स्क्वायर राइट, सो दिस इज 10 दिस इज 10, सो यू विल अज्यूम दैट दिस फुल थिंग इज x। आप ये ऐसे अज्यूम करो क्या ये पूरा है ना डिस्टेंस, ये x ऐसे अज्यूम करो, ये पूरा आप x ऐसे अज्यूम करो, और आपको ये आधा चाहिए ना तो ये आप r अज्यूम करो, तो ये पूरा हम लोग x लेंगे। और पाइथागोरस से पहले आप x की वैल्यू फाइंड करो, फिर उसके आगे करो, फिर आपको r मिलेगा। बहुत आसान है। देखो x² इक्वल टू 10² प्लस 10² साइड 1² प्लस साइड 2² इक्वल टू हाइपोटेन्यूज²। तो इसका मतलब ऐसे हो गया ना, ये x² बन गया 10² 100। अभी आप एक काम करो, ऐसे डायरेक्टली मत इसको 100 करके सॉल्व करो, और दो वैल्यू इक्वल होते हैं ना तो आप ऐसे ट्रिक यूज कर सकते हो। देखो इसको 1 + 1 लिख सकते हैं, तो x² बनेगा 10² × 2 राइट, तो इसका भी रूट ले लो, इसको और इसको, तो ये बनेगा 10√2 डायरेक्टली। तो कभी भी अगर अपने नंबर सेम होते हैं ना तो आप फुल वो 100 200 फिर उसके फैक्टर्स ऐसे मत करो, डायरेक्टली 10 कॉमन ले लो और इसको 1 + 1 √2 बोलो, डायरेक्ट आंसर होगा। ओके, और ये आपका r क्या होगा x का आधा, सो 10√2 का आधा, सो ये हो गया 5, सो इसमें बिकम 5√2। समझ में आ रहा है। सो बहुत ही आसान है। ओके, तो इसका मतलब अगर आपको एक्चुअल फोर्स फाइंड ही करना था तो r की जगह पे सिर्फ उठा के 5√2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तो ये आपका 5√2। और सेंटीमीटर का ध्यान रखना क्योंकि सेंटीमीटर में है, तो 10⁻⁻2 को भूलना मत। ओके, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये भी 5√2 10⁻²। देखो ये r सबका सेम ही तो होगा ना, ये सुनो, तो ये तो r सबका सेम ही होगा। वैसे भी यहाँ पे r भी 5√2 × 10⁻²।
Okay, so I hope people understood how to find the R. Okay, in this case. Okay, fine. So understood. So यहाँ पे आपका जो net force होगा वो 0 होगा. अब listen to this. Okay, so I hope people understood this part. Okay, so please take a screenshot of this. I'll now we'll explore this question more. हम लोग इसको और थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता था अगर इनके पैरामीटर्स थोड़े बहुत डिफरेंट होते थे. देखो आप अभी आप ऐसे अज्यूम करो ना कि फॉर एग्जांपल ना आपका जो ये फाई है ना ये अगर फॉर एग्जांपल आपका पॉजिटिव चार्ज होता है. फॉर 1 मिनट यू जस्ट अज्यूम दिस दैट कि अगर पहले तो आपका आंसर खत्म हो गया. मैं अभी आपको इसके और आपको सिखाता हूँ कि कैसे बोर्ड के ऊपर और क्वेश्चन आते हैं इवन एंट्रेंस होता है समटाइम. सो इसके ऊपर आप ऐसे अज्यूम करके अगर प्लस होता तो क्या होता. तो ये आप सर बोलोगे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो प्लस हो गया. देखो ये तो आपके वैसे भी चार्ज देखो दोनों का चार्ज देखो इक्वल है 2 1, इसका भी 2 1. तो ये और आर भी दोनों का इक्वल है तो ये तो कैंसिल ऐसे ही हो गई. लेकिन क्या ये कैंसिल अभी होंगे? ये कैंसिल अभी नहीं होंगे. देखो ये इसको रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है सेम डायरेक्शन में ना. तो इस केस में आपके ये कैंसिल नहीं हो सकते. तो ये आपका हो गया रिपेल इसने किया ये अलोंग O ड्यू टू B. ओके ये 1 माइक्रोकूलम. तो और ये हो गया आपका अट्रैक्ट ना इसने अट्रैक्ट किया. तो क्या होगा इसका रिजल्टेंट? तो अगर आपने देखा ना तो इस केस में आपका रिजल्टेंट कैंसिल नहीं होगा. देखो जब आपने एक चार्ट की साइन चेंज की तो देखो आपका रिजल्टेंट एक्चुअली 0 नहीं आ रहा है. तो आप बोलोगे सर इसका रिजल्टेंट क्या होगा? तो फिर तो बहुत सिंपल इसका रिजल्टेंट FOB प्लस FOD होगा रिजल्टेंट. और दोनों सेम डायरेक्शन में है ना तो आपका फर्स्ट केस आएगा. दोनों सेम डायरेक्शन में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. ओके तो बहुत ही आसान है. तो ये आपका ऐसा होगा. सो आई जस्ट रब दिस पार्ट यू कैन ऑलरेडी अंडरस्टूड. ओके तो इस केस में जो आपका आंसर आएगा ना इस केस में वो होगा F इज टू FOB प्लस FOD का मैग्नीट्यूड. दोनों तो इक्वल है. आपने बोला सर ये दोनों इक्वल हो गया ना क्योंकि ये देखो आपने यहाँ पे लिखा क्योंकि 5 1 ओके 5 1 इसका भी है और इसका भी 5 1 ना. तो आप थोड़े लोग बोलेंगे सर लेकिन ये -5 पहले था ना. अरे हाँ तो +5 का मैग्नीट्यूड और -5 का मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस सेम ही तो आएगा. ओके तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे भी इसका आंसर क्या होगा? सो इसका आंसर आएगा 2 टाइम्स ये पूरा वैल्यू. ये 2 क्यों लिया? क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना. तो एक और एक 2 तो FOB डबल लिया तो 2 × 9 10⁻⁹. ये आएगा 5 का मॉडुलस 5 10⁻⁶ 5 स्क्वायर हो गया 25. √2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया 2. देखो 5 का स्क्वायर 25 √2 का स्क्वायर कैंसिल स्क्वायर रूट से हो गया 2 हो गया और ये हो गया 10⁻⁴. तो इसका आंसर क्या है? 5 × 25. ओके 9 2 2 कैंसिल 9/5 मतलब क्या होगा? 2 × 18 1.8 होगा राइट इंटू 10⁻9 - 12 + 4. तो इसका आंसर क्या होगा? 18 राइट. सो 13 या 18. तो इसका आंसर 18 है. देखा तो इसका एक चार्ज आपने साइन चेंज किया तो आंसर आपको 18 मिल रहा है. देखो तो अंडरस्टैंडिंग मतलब हर एक चार्ज 9 कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने डबल लिया ना. तो ये भी आपका 9 से रिपेल कर रहा है और ये 9 से अट्रैक्ट कर रहा है. सो 9 + 9 18 मिलेगा. गेटिंग दिस पॉइंट? ओके आई होप पीपल अंडरस्टैंड. अभी आप लोग सर वैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर इस केस को आपको भी समझ में आया एनालाइज किया. चलो और ये एनालिसिस करेंगे. अगर इसका भी नेगेटिव होता तो ये जो पॉजिटिव था वो अभी इस केस में ले लो ये प्लस और ये माइनस तो क्या होता? ये QC को हम लोग -2 माइक्रोकूलम लेंगे तो क्या होगा बोलो? तो ये तो ऐसे क्या ये दोनों कैंसिल होते नहीं होंगे. देखो भाई ये प्लस ये जो माइनस है ना ये तो हमारा कल्प्रिट है. तो ये माइनस है इसको प्लस को खींचेगा अपनी तरफ. ये सुनो तो लाल से दिखाएंगे. तो ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा राइट. ये माइनस अपनी तरफ खींचेगा और ये जो है ना ये इसको रिपेल करेगा. ये सुनो तो बोले आप बोलोगे हाँ सर ये तो आपका रिपेल करेगा. तो इस केस में आपका क्या होगा? इस केस में आपका जो ये आंसर आएगा ना वो डबल आएगा. तो इस केस में आपका F1 ये हो गया आपको O ड्यू टू A करेक्ट और ये हो गया आपका F1 F और O ड्यू टू C हो गया F1 O ड्यू टू C. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा तो इसका आंसर हम लोग क्विकली सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या हुआ है. जो इसका आंसर क्या आएगा देखेंगे. F आएगा 9 × 10⁻⁹. इसका आंसर यही यहाँ से मैं लिख रहा हूँ. ओके तो ये आपका आएगा इंटू 2 × 10⁻⁻12 6 होगा. 5 √2 मतलब 5 का स्क्वायर 5 और 25 और ये होगा 2 और 10⁻⁴ आएगा. सो इसका आंसर क्या होगा पूरा? सो इफ यू सॉल्व दिस आंसर का मैं S2 टू कैंसर. सो 9/25 मतलब 18 जो 5 तो 0.72 आएगा राइट. तो 9 × 36 और हाँ 36 0.36 है इंटू 10⁻9 4 13 10⁻1 3.6 आएगा न्यूटन. ओके लेकिन ये एक का हो गया FOC. वैसे F नेट क्या होगा इसका इनका तो डबल होगा ना. FOA प्लस FOC होगा ना. तो मतलब 3.6 + 3.6 तो 7.2 हो गया ना. तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर आ गया ऐसे 18 और इस पूरे का आंसर आएगा 7.2. तो मैंने छोटा वेक्टर लिखा देखो.
अभी हम कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, क्योंकि अभी रिजल्टर नहीं हुआ, इसका रिजल्टर हमें फाइंड करना है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल हो गया ना, तो ये हम लोग ऐसे लेंगे ऐसे, तो रिजल्टर आपका ऐसे आएगा ना। हाँ, लेकिन वो करोगे कैसे? यूजिंग दिस फॉर्मूला, अंडरस्टूड? तो ये आपका बनेगा एफ रिजल्टेंट इक्वल, क्योंकि इक्वल नहीं, इक्वल होते थे हाफ एंगल कर सकते थे, लेकिन ये एंगल सर क्या करेंगे, ये तो पूरा 90 हो गया ना, स्क्वायर है ना वो, तो ये बीच वाला एंगल 90 हो गया, अंडरस्टैंडिंग? सो ये आपका बनेगा एफ रिजल्टेंट इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 7.2 स्क्वायर प्लस 218 7.2 इंटू कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू तो वैसे ही 0 होता है, तो ये आंसर वैसे ही 0, और इसका आप स्क्वायर करके इसका रूट ले लो तो आपका आंसर हो गया। टेक गेटिंग दिस पॉइंट, तो ये दैट्स इट, दैट्स योर आंसर, अंडरस्टूड? वेरी सिंपल आंसर हो गया। So I hope people are understanding this. Okay. So that was your question number 6. Okay. I hope I have मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे जो concepts है वो आपके clear कर दिए. Okay. Okay. चलो तो अभी हम लोग next करेंगे क्वेश्चन हम लोग अभी 7 करेंगे. Okay. So I hope you understood. Okay. If you think I'm like teaching people too much like continuously, then you can definitely take a break after every question, like 1 minute or 2 minutes, and try the question yourself. And then you can watch the video. Okay. No problem. Okay. चलो अभी हम लोग next concept करेंगे, next question करेंगे. So since it's a video, I'll just go continuously. Okay. ओके क्योंकि अभी 2 ही क्वेश्चन तो बचे हैं यहाँ पे, सो आई जस्ट वाइप दिस बोर्ड। ओके सो अभी हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट? यस 7। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे हम लोग। ओके क्वेश्चन 7 says two insulated copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 cm। दो insulated copper spheres है। आप बोलोगे सर कॉपर और इंसुलेटर बोला, इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। देखो टू इंसुलेटेड इसका मतलब क्या होता है ना, आपके ऐसे स्फीयर्स है ना, अपने उसके ऊपर फॉर एग्जांपल चार्ज दिया, एक बार आपने उसके ऊपर चार्ज दिया और आपने उसको ऐसा लगा कि और कोई हाथ नहीं लगाएगा उसको, मतलब आपने उसको सेपरेट किया सभी से, तो उसको हम लोग इंसुलेटेड कहते हैं। ओके गेटिंग दिस पॉइंट, मतलब उसको और मतलब आइसोलेशन जैसा होता है, मतलब वो अभी सेपरेट है, उसको आप कोई हाथ मत लगाओ। ओके मतलब वो वैसे ही चार्ज रहेगा, उसका मतलब इतना ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होना। सो टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी, तो यहाँ पे ए स्फीयर है, यहाँ पे बी स्फीयर है, हैव देयर सेंटर्स। ओके आर हमेशा सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, रिमेंबर दिस, डोंट टेक दिस डिस्टेंस, ये आर नहीं है, ये दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं, लेकिन हमेशा सेंटर से होता है आर, नहीं तो ये आप 40 लेंगे, अगर ये 5 हो गया और ये भी 5 हो गया तो आप 40 आर मत लेना। ओके सो आपका आर हमेशा 50 ही होगा इस केस में। ओके ओके हैव देयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। ओके फाइन। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन कितना होगा ये पूछा है। इफ चार्ज ऑन ईच, इसके ऊपर चार्ज है 6.5 10⁻⁷, चार्ज ऑन ईच मतलब दोनों के ऊपर सेम होगा, ईच बोला है ना, ईच का मतलब होता है दोनों के ऊपर तो सेम ही होना चाहिए। ओके सो ईच दिस वर्ड क्यों सी each, where is that each? Okay उसने ये बोला है कि the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation। ओके तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो उनके रेडिया के हिसाब से बहुत ही, मतलब आपका जो रेडिया है ना वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि ये पॉइंट चार्जेस जैसे, क्योंकि हम लोग जो कूलम्ब्स लॉ लेते हैं तो हमेशा हम लोग पॉइंट चार्जेस के ऊपर ही तो पढ़ते हैं ना, दैट फोर्स इज एक्चुअली वेरिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस। है सुनो, आप बोलोगे नहीं सर अगर ऐसे पॉइंट चार्जेस नहीं होते तो बहुत सारे चार्जेस होते तो फिर हम लोग कैसे करेंगे, मींस इन शॉर्ट अगर ये आपका डिस्टेंस कंपेरेबल होता तो फिर देन सी द थिंग इज दैट व्हाट यू नो लाइक अगर आपके बहुत सारे चार्जेस हैं तो फिर हम लोग गॉस थ्योरम के केस में जाएंगे, वो आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ओके सो राइट नाउ वी ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉइंट चार्जेस एंड वी आर स्टडीइंग अबाउट पॉइंट चार्जेस। ओके ओके सो आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपको पूछा है फोर्स ऑफ रिपल्शन, राइट? इधर है वो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, या ओके व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, इज द बी बिट। सो पहले हम लोग ए बिट करेंगे, एफ होगा 1/4πε0 QA QB बाय r²। ओके चलो करेंगे 9 × 10⁹। QA क्या है आपका 6.5, सर 2 बार है तो डायरेक्टली मैं स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन ये कैंसिलेशन करने में अच्छा होता है जब आप ऐसे लिखते हो। और r क्या है 50 सेंटीमीटर है वो, तो आप प्लीज़ इसको स्क्वायर करते समय याद रखना कि मतलब सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करने के लिए याद रखना। ओके डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर। 50 10⁻² को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 5 × 10 मतलब 50, तो ये 1 ये -2, तो ये आपका बनेगा 5 × 10⁻⁻1, तो ये आपका बनेगा 9 × 6.5 × 6.5 9 7 7 14। ओके डायरेक्टली ये इसका लेफ्ट साइड का साइड होता है, आई होप यू रिमेंबर। और इसका आंसर अभी मैंने देखा है 5 × 10⁻1 आया था। ओके चलो करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो 9 6.5 2 बार लिखो
ओके सर, मैंने 6.5 2 बार लिख दिया। अभी क्या करूँ सर, 5 स्क्वायर, सो 5 × 5, और ये 1 2 2 ऐसे 2 बार होंगे। ओके, 2 1 2, क्योंकि 2 बार 10⁻1 का मतलब भी वही होता है। ओके चलो, 5 1 5 3 ओके, 5 1 5 3 35 65। ओके, सो आंसर इज 1 पॉइंट, इसका क्या आएगा 13 169 169 इंटू 9 इंटू 10⁻5 + 3, तो सॉरी 2, तो इसका आएगा +3 -3। ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो 1.69 इंटू 9 करो, 9 9 से 81 होगा, करेक्ट ना, 54 54 8 62 91 और 56। ओके, तो आपका आंसर आएगा 15.21 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। अंडरस्टूड दिस पॉइंट? तो ये आपका आंसर एक आएगा। ओके ओके, आई होप पीपल अंडरस्टैंडिंग दिस इज डायरेक्ट क्वेश्चन। देखो, जब भी आपके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है जिसमें आपको फोर्स फाइंड करना होता है बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, तो डायरेक्टली आप कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा सोचो मत, साइंटिस्ट ऐसा मत सोचो, ओके, दिमाग मत बहुत सर ऐसे होगा, ऐसे नहीं, डायरेक्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे होगा। ओके, आप टेंशन मत लो। ओके ओके, और जो कुछ भी हर एक चीज छोटी से छोटी भी चीज़ है ना, अगर जैसे बतानी है ना तो वो मैं आपको बता ही दूंगा। तो आप ऐसे मत सोचो कि हाँ सर अगर ऐसे हुआ तो फिर कैसे हुआ ऐसे, तो वो भी सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। ओके, क्योंकि सी बिकॉज आई हैव टेकन क्लासेस फॉर मेनी इयर्स एंड आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स व्हाट मिस्टेक्स दे मेक आल्सो, even when I give them question, even of need also, if I give, I know exactly where also you're going to get stuck. So with my that experience, I know exactly what mistakes you do. Okay, so don't worry. So what I'm telling you, you relax. Okay, तो मैं हर एक चीज का आपको वर्ड का भी मीनिंग बताता हूँ। ओके ओके, चलो अभी बी पार्ट का आंसर करते हैं। अभी बी पार्ट है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अबव अमाउंट। ओके, तो अभी ये ऐसे हो रहा है कि देखो, नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड्स के लिए एप्लीकेटिव में आते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, देखो, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अभी मैं बोल रहा है कि रिपल्शन तो अभी भी रिपल्शन है, ये सुनो, ये पहले से ही रिपल्शन था, क्योंकि उसने बोला है फाइंड द म्यूचुअल रिपल्शन। देखो, व्हाट इज द म्यूचुअल रिपल्शन। ओके, तो अभी भी ये रिपल्शन ही है, नो डाउट। तो अभी ये बोल रहा है कि ये रिपल्शन क्या होगा, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब इनका फोर्स क्या होगा रिपल्शन का, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट। मतलब वो बोल रहा है कि अगर इसका जो चार्ज है ना, वो अगर हम लोगों ने डबल किया, देखो सी, इफ ईच स्फीयर ओके इज चार्ज डबल द अबाव अमाउंट, मतलब जो अबाव मतलब जो ये अमाउंट है ना, उसका अगर हम लोगों ने डबल किया, तो अभी हम लोग ने जो डबल किया, तो अभी हमेशा याद रखना कि जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते ना जिसमें आपको डबल करते हैं क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी का जो ओरिजिनल है ना उससे कुछ तो रिलेटेड होता है, तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ना आप डैश लेके सॉल्व करो। अब आप बोलोगे सर ये डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है न्यू क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना। देखो आपको मैं बताता हूँ, अभी आपको चार्ज इसने डबल किया ना, तो ये QA डैश लिखेंगे, जिसका आंसर है डबल ऑफ QA। ओके, तो मतलब पहले तो QA था ना इसका, तो इसका भी डबल ऑफ QA बनेंगे, मतलब 2A। तो आपको पता चलेगा मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ। ओके, वैसे दोनों का उसने बोला डबल किया, तो दोनों का हम लोग डबल करेंगे, QB का भी डबल होगा, सो QB का डैश होगा 2 टाइम्स QB। ओके ओके फाइन सर, अभी कंटिन्यू करेंगे। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, दोनों के बीच में जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है ना वो R डैश, क्योंकि वो भी चेंज हो रही है, जो कुछ भी क्वांटिटी चेंज हो रही है ना उसको डैश लिखो। ओके, वो कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, वो करो आप हाफ, मतलब उसका आंसर R/2 करो, क्योंकि हाफ वाला ये मतलब डिवाइड करने को करना पड़ेगा। ओके, अभी ये बोल रहा है कि अभी फोर्स क्या होगा, तो एक काम करो, न्यू फोर्स जो चेंज हो रहा है उसको F डैश लिखो, क्योंकि आपने सब कुछ डैश लिखा है, चेंज दिया, तो ऑब्वियसली जो पैरामीटर चेंज है उसको आप डैश लिखो। तो फोर्स न्यू क्या होगा ये पूछेगा, डैश मतलब न्यू, तो आपका एक आएगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हमारा चेंज तो नहीं हो सकता है, सो QA डैश QB डैश ओके अपॉन R डैश का स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आएगा 9 × 10⁹। QA का डैश क्या आएगा 2 टाइम्स QA, QB का डैश क्या आएगा 2 टाइम्स QB। ओके, और R का डैश तो ये बनेगा R/2 का स्क्वायर, राइट। तो ये आपका आंसर बनेगा, देखो 9 × 10⁹। तो इसका हम लोग 9 × 10⁹, लो इसको हम लोग K ही लिखेंगे, तो आप लोग सर इसको K क्यों, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये तो कांस्टेंट हो गया ना, तो ये कांस्टेंट ही रहने दो। ओके, ये कांस्टेंट। आप बोलोगे सर ऐसे करने से क्या फायदा, देखो आपका जो फाइनल आंसर आएगा ना इसका, ये देखो ये 2 आप कॉमन ले सकते हो, ये 2 स्क्वायर आप ऊपर ले सकते हो, और इसका जो आंसर आएगा ना वो आप इसको F से रिलेट करो। देखो आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये आपका बनेगा 2 × 4, ये 2 × 4 हो गया। ओके, ये बन गया QA QB, और ये आपका R²/4 आएगा, राइट। सो डिनोमिनेटर में डिवाइड है तो ऊपर जाएगा, सो 4 4 ये आपका 4 ऊपर आएगा, मतलब ये आपको बनेगा ये 4 और ये 4 ऊपर जो गया वो, और ये आपका पूरा क्वांटिटी मतलब 1/4πε0 QA QB/R²। तो इसका आपका आंसर इनडायरेक्टली आएगा F ना, तो ये आपका आंसर F बनेगा ना, यस नो।
तो मतलब आपका फोर्स 16 टाइम्स होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई भी अगर क्वांटिटी डबल हो रही है नहीं तो ट्रिपल, तो आप पूरा सॉल्व करने को मत बैठना। पहले अपने ये 2 × 1 6.5 10⁻⁷ इधर लिखेंगे थोड़े बच्चे, फिर 2 × 6.5 10⁻⁷ लिखेंगे और फिर आर का वैल्यू लिखेंगे और फिर बाद में सब्स्टिट्यूट करके उधर ही पहुंचेंगे। तो उससे अच्छा ये ऐसा शॉर्टकट करो। अंडरस्टैंडिंग दिस लाइक अ ट्रिकी पार्ट बट इट्स वेरी सिंपल एंड मोस्टली द बोर्ड क्वेश्चन दे आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो अभी आपका न्यू फोर्स क्या हो गया? 16 टाइम्स एफ हो गया। तो एफ क्या हो गया? 15.2 × 10⁻³ नो। तो आप सॉल्व कर सकते हो, इतना आपका न्यूटन फोर्स मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये तो बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन था। ओके, इसमें भी आपको कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, तो ये भी एक आसान क्वेश्चन था। ओके, डन, finished? Yes. Okay, fine. Okay, so now we'll go for this next last question. Okay, so please take a screenshot of this. Okay, so if you want, I'll give you the answer of that. 16 × 15, right? 0.2. तो आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो 32 प्लस, ये उल्टा करेंगे इससे और अच्छा 0.2 × 16। आप तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो। ओके, दिस यू सॉल्व अदर्स, नो प्रॉब्लम। ओके, यू सॉल्व दिस थिंग, व्हाटएवर आंसर यू गेटिंग इज द आंसर। ओके, चलो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये चीज छोटी छोटी तो कैलकुलेशन आपको पता ही रहेगी। ओके, सो विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 विल डू। ओके, सो आई होप पीपल अंडरस्टैंडिंग, और आपको उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी क्वेश्चन भी एग्जाम में अभी भी अच्छे सॉल्व करोगे। ओके, ओके, सो एनीवेज विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, if you know, like things that I teach, you know, even I'm going to teach means advanced and all the things that I teach, I hope people, if you are feeling like that people, it really help people, that you definitely mail me or like, you know, message me. Okay, fine. Okay, yes, and because it will be really, you know, I will really feel good. Okay, ये सोच के कि अरे जो कुछ भी मैंने दिया उससे थोड़े तो बच्चों को फायदा हो गया। Okay, okay, but really definitely do mail me. Okay, okay, fine. So we'll go to the next question now. Okay, so question 8 will solve. Suppose spheres A and B have identical sizes. दो स्फीयर है A and B जिसको साइजेस आइडेंटिकल है। हाँ, ये मुझे लगता है मेरी टाइपिंग में थोड़ा बहुत मिस्टेक किया था, सो आई जस्ट टेल यू अबाउट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे एक्चुअली दो स्फीयर्स है आइडेंटिकल साइजेस एंड आइडेंटिकल चार्जेस। याद रखो, इसमें आपको आइडेंटिकल चार्जेस भी है। ओके, सो यहाँ पे दो स्फीयर्स है जिसकी साइजेस आइडेंटिकल है, मतलब वो सेम है। तो ऐसे तो कूलम्स ने भी वैसे ही किया था ना। ओके, वैसे ही कंसेप्ट हो, एंड हैव आइडेंटिकल साइजेस एंड आइडेंटिकल चार्जेस। ओके, अभी वो बोल रहा है कि अ थर्ड स्फीयर। ओके, तो इसके ऊपर हम लोग कुछ चार्ज डालेंगे। चलो, इसके ऊपर कुछ चार्ज डालेंगे। ओके, अभी वो बोल रहा है अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, इसके जैसे एक थर्ड स्फीयर सेम साइज का है, मतलब लेट्स से इसको सी बोलेंगे हम लोग। ओके, ऑफ सेम साइड बट अनचार्ज्ड। अनचार्ज मतलब ऑब्वियसली इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए, तो इनडायरेक्टली एक न्यूट्रल स्फीयर है। ओके, तो इसके ऊपर आपका नेट चार्ज क्या होगा? अनचार्ज, इन द सेंस नेट चार्ज 0 का मतलब ही तो अनचार्ज होता है ना। ओके, सो अनचार्ज। ओके, अनचार्ज इज बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट, इज बॉडी इन कॉन्टेक्ट, तो पहले इसने ए के साथ कॉन्टेक्ट किया फर्स्ट के साथ। ओके, एंड देन बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद द सेकंड, पहले ए के साथ किया और फिर बाद में बी के साथ किया, ऐसे वो बोल रहे हैं। पहले ऐसे ए के साथ किया, इवन ऐसे नेगेटिव भी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, रिमेंबर दिस, आई विल शो यू। ओके, पहले इसने ए के साथ कॉन्टेक्ट किया फिर बाद में बी के साथ कॉन्टेक्ट किया बोल रहा है। ओके, एंड देन बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद बी सेकंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, पहले ए से कॉन्टेक्ट किया फिर बी से कॉन्टेक्ट किया और फाइनली रिमूव किया। ओके, फाइन। देन व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी? तो पहले फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा वो पहले देखो। तो इसके बीच में लेट्स से डिस्टेंस है r। ओके, सो इसमें तो रिपल्शन होगा, जैसे इनके बीच में रिपल्शन है f। तो पहले विदाउट टचिंग, पहले रिपल्शन क्या था? विदाउट टचिंग c। ओके, सो ये फोर्स आप बोलोगे सर ये तो सिंपल है, 1/4πε0 QA QB/r² होते हैं ना। तो आप बोलोगे सर ये ऐसे होगा, राइट। सो इसके बाद में सर क्या करोगे? अरे इसमें कुछ नहीं, इतना ही रखो। ओके, आप बोलोगे सर लेकिन क्यों? ओके, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आप सबस्टिट्यूट मत करो वैल्यू, ये जो 9×10⁹ होता है ना उसका वैल्यू मत करो सबस्टिट्यूट। आप ऐसे QQ और r² रख के मतलब डाल के ही रखो, क्योंकि देखो इसमें तो आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूशन पार्ट कुछ है ही नहीं, तो मतलब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा, रिलेटेड पार्ट, मतलब ऐसे न्यू का ओल्ड से रिलेटेड पार्ट होगा। ओके, तो ऐसे ही रखो। अंडरस्टैंडिंग? ओके, फाइन सर। ओके, सो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट कंसेप्ट, मींस लाइक द टचिंग थिंग। ओके, ओके, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, पहले फोर्स था इतना। ओके, तो इससे हम लोग को फिर बाद में रिलेट ऐसा करना पड़ेगा, ऐसे। ओके, फोर्स। ओके, तो अभी ये क्या बोल रहा है देखो, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज होने के बाद क्या होता है? जब टच होते हैं तो चार्जेस भी दोनों को मिला के डिवाइड बाय 2 करते हैं, याद है आपको? मैंने बोला था आपको ये। ओके, तो जब भी आप लोग थर्ड स्फीयर टच करोगे, सो आफ्टर टचिंग आफ्टर टचिंग, तो इसका क्या होगा? देखो ये ऐसे होगा, ये आपका प्लस है ना, तो इसको आपने सी टच किया ए को। हाँ, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो मैंने सी को टच कर दिया, वेरी गुड सर। ओके, तो इसके ऊपर तो चार्ज फिर भी वैसे ही है, तो अभी क्या होगा? टच करने के बाद इसको ऊपर चार्ज तो 0 है। मैंने आपको बोला है जब आप टच करते हो तो दोनों को चार्जेस ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो,
बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ओके, तो इसका आपको चार्ज ऐसे आएगा, देखो। सो दोनों को आप चार्जेस दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो। इवन इफ यू सी नो देन सम ऑफ द entrance exam also ask this type of simple question actually, okay, and many people they are not able to understand how to solve this, okay। तो आपको मैंने बोला है कि चार्ज न्यू होगा वो होगा Q, ओके। सो ए के ऊपर ये होगा और दोनों के ऊपर इक्वल होता है। जब आप दोनों आइडेंटिकल टच करते हो ना तो दोनों का चार्ज ऐड करो और जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मेरा एक दोस्त है, ओके। तो फॉर एग्जांपल मैंने टिफिन लाया और उसने भी टिफिन लाया और हम लोग दोनों भी इक्वली खाते हैं। तो मैं पूछूंगा अरे क्या लाया, तो बोलेगा कि अरे मम्मी ने एक्चुअली चिकन दिया है। चिकन, ओके, नाइस नाइस। कौन सा चिकन? बटर चिकन दिया है। अच्छा ठीक है भाई, तो तू मेरा भाई है ना, ओके। तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो मैं उसको बोलूँगा अरे तू मेरा भाई है ना, मतलब ये क्या करेगा, अकेला खाएगा, अच्छा लगेगा तेरे को? अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है भाई, चलो चलो दोनों साथ में लेके खाते हैं। तो आप तो उसका ही खा रहे हो, लेकिन फिर भी आपका दोनों आप क्या कर रहे हो, दोनों इक्वल खा रहे हैं, तो उसका भी 50% होगा, आपका भी 50। समझ में आया? तो यहाँ पे भी वैसे है। तो चार्ज आप जब टच करोगे स्फीयर्स तो Q + 0 डिवाइड बाई 2 होगा, तो दोनों को 50-50 मिलेगा, ओके। दोस्त भी बोलेगा हाँ यार ठीक है, चलो दोस्ती तो है, ओके। तो क्या करेंगे, ओके, तो दोनों के चार्ज के ऊपर चार्ज भी इक्वल होगा, दैट इज Q/2। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? अभी आप बोलोगे सर नहीं तो ऐसे अगर था तो फिर मैंने हाफ टिफिन लाया, उसने फुल लाया, तो फिर मतलब उसने 100 लेट्स से उसने आपके 10 चिकन पीस लाए, ओके सर 10 चिकन पीस, ओके। और मेरे से लाए 6 चिकन पीस। तो आप बोलो ऐड करके डिवाइड बाई 2 करो तो हर एक को कितना मिलेगा? 8 मिलेगा ना, या सुनो। तो ये बोलेगा मेरे पास 4 एक्स्ट्रा है, तो 2 तेरे को ले लो, 2 मेरे को ले लो। समझ में आ रहा है? ऐसे ही है वो कंसेप्ट, ओके, बहुत ही आसान है, ओके। तो इसके ऊपर मतलब जब ए के साथ टच किया तो ए के ऊपर चार्ज बन गया कितना? दिस इज आफ्टर टचिंग ए, ओके। तो चार्ज बन गया इसका Q/2, राइट? इसका Q/2 लेंगे हम लोग। और दूसरे का चार्ज कितना बन गया? दूसरे का बन गया, इसका भी बन गया, मतलब C का Q/2। सो ये मैं C इधर रखता हूँ, ये C का बन गया Q/2, ओके। अभी ये B को टच आपको करना पड़ेगा। देखो पहले आपने A को टच किया, राइट? पहले आपने A को टच किया, लुक एट दिस, वेरी सिंपल कंसेप्ट। पहले आपने A को टच किया तो इसने और इसका चार्ज मिलकर आपने डिवाइड बाई 2 किया। अभी आप यही स्फीयर B को टच करो, तो अभी आप B को टच करोगे तो आप बोलोगे सर इसका Q/2 है, इसका तो Q है ना सर पहले से ही। हाँ, तो मतलब ये ऐसे हो गया, इसके पास 10 चिकन पीस है और आपके पास 6 है, ऐसे। तो अभी इन दोनों का चार्ज ऐड करो और डिवाइड बाई 2 करो, ओके। तो अभी आपने इसको ऐसे टच किया, सो आई टच दिस, सो यू कैन सी एक्चुअली थिंग्स टचिंग, ओके। ओके, तो अभी आपका न्यू क्या होगा? आफ्टर टचिंग B नाउ, तो आपका न्यू चार्ज क्या हो गया? ये तो आपका वैसे होगा, ये तो A है ना, ये तो A है, तो ये आपका Q/2 हो गया, ओके, ओके। तो इसका क्या होगा? B का होगा इसका न्यू चार्ज, तो ये होगा QB डैश होगा Q + Q/2 डिवाइड बाई 2। तो इसका आंसर आएगा, आई जस्ट राइट दिस हियर, सो 2Q + Q मतलब 3Q/2 डिवाइड बाई 2। तो ये ऐसे हो गया ना, ये न्यूमरेटर पे डिवाइड है, मतलब वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये और ये ऐसा 1 होता है, आई होप पीपल रिमेंबर। तो आंसर आएगा 3Q/4 आएगा। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट? और यही सेम आपका C के ऊपर भी अभी न्यू आएगा। तो मैंने डबल डैश डाला क्योंकि पहले डैश में आपका ऐसा हुआ ना एक बार, तो आपका फिर से आपने टच करने के बाद आपका न्यू डबल डैश है, समझ में आया? तो अभी आपका न्यू जो चार्ज है वो ऐसे है, देखो इसका चार्ज है Q/2, इसका हो गया लेट्स से 3Q/4, और ये आपका कुछ C है जिसके ऊपर भी 3Q/4 है, ओके। तो अभी इसको कुछ फायदा नहीं, तो अभी इसके बीच में, इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगा वो बोलो। तो ये फोर्स का डैश हो गया, तो 1/4πε तो चेंज नहीं हुआ, QA का डैश हो गया, QB का डैश हो गया अपॉन R का स्क्वायर हो गया। तो इसका आंसर आएगा 1/4πε0। QA का डैश हो गया Q/2, QB का डैश 3Q/4 और डिवाइड बाय R²। तो ये R² में यहाँ पे ऐसे लिखते हो 1/R², उसका मतलब वही होता है 1/R² मतलब भी R² है, वो ऐसे मैंने सिर्फ ऐसे लिखा है उसको, 3Q/4 ऐसे लिख रहे तो ऐसे लिखो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय R², ओके, ऐसे हो, ओके। अभी जो नंबर्स है ना वो बाहर निकालो, 3 बाहर आएगा, 4 to 8 आएगा, और ये क्या बन गया? ये तो आपका ऐसे ही 4 से बन गया ना, Q²/R²। तो ये क्या बन गया? यही तो मैं बोल रहा था। तो इसको आप ओरिजिनल से रिलेट कर सकते हो, देखो तो ये आपका 3/8 आपका फोर्स बन गया, देखो, ओके। तो ये आपका Q²/R² हो गया ना, Q²/R², तो ये भी आपका Q²। सो आंसर आपका 3/8F है, और वो होना ही चाहिए था क्योंकि इसने अपना खुद का थोड़ा सा चार्ज दे दिया ना। जैसे ही वो आपका फ्रेंड आ गया तो आपने अपना भी खाना उसको दे दिया ना, मतलब उस फ्रेंड ने आपका खाना फ्रेंड ने अपना खाना आपको दे दिया ना, तो फ्रेंड को तो कम मिला ना, देखो ये तो आप
आप थे, पहले कुछ भी नहीं था, तो अब अभी फ्रेंड के ऊपर गए, फ्रेंड के ऊपर टच होने के बाद उसने अपना आधा खाना आपको दिया। अब आप बड़े खुश हो गए, आपने बोला ठीक है भाई, मुझे तो आधा खाना मुझे मिल गया। आप में से 4 थे तो 2, इसके पास 4 चिकन पीस थे, तो इसने क्या कर दिए, 2 आपको दिए, 2 खुद के लिए रख दिए। तो अभी आपने ये 2 चिकन पीस लेके आप अपने दूसरे फ्रेंड के पास गए, आपने बोला अरे भाई मेरे पास सिर्फ 2 ही तो चिकन पीस है, तुम्हारे पास 4 है, ऐसा क्या अच्छा लगता है 4 खाने को, अकेला 4 खाएगा, सांझ जैसा मोटा होगा, ओके तो मुझे भी तो देना, ओके। तो फिर इसने बोला अच्छा ठीक है यार, अच्छा तो फिर कितने हैं तेरे पास, 2, मेरे पास 2, अच्छा तो फिर 2 एक्स्ट्रा है मेरे पास, अच्छा तू 1 ले, मैं 1 लेता हूँ, तो आपने तो वैसे ही 3 ले लिए, समझ में आया। तो इनका ओवरऑल चार्ज तो पहले कितना था, 4 था, तो अभी इसका चार्ज हो गया 2 और इसका हो गया 3, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली आपने चार्ज तो इसका कम कर दिया ना दोनों का, तो फोर्स भी तो कम ही होना चाहिए ना। देखो न्यूमरेटर बढ़ गया मतलब डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब फोर्स तो कम हो गया। अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट, गेटिंग दिस पॉइंट, हाँ। सो द थिंग इज दैट ऑब्वियसली व्हेन यू आर शेयरिंग विद योर फ्रेंड एंड दैट सेकंड फ्रेंड इज टोटली बुक्ड एंड ही हैज नथिंग, then obviously he will be no pupil, okay. So the thing is that it is the answer, understanding? Okay, done. So with this this concept is over, okay. Okay, so with this your like basics over, so now we'll go for the like higher question, okay. Okay, fine, done. So with this we'll wind up this session. Okay, so thank you, okay.